हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड्स में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी एसिडिक या बेसिक नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूशन जहाँ पीएच न्यूट्रल रेंज में हो, तो उस वक्त डाइपोलर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है एमिनो एसिड का। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था एमिनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन में ही अधिकतर रहता है न्यूट्रल पीएच पर। एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एमिनो ग्रुप है और दूसरा COOH ग्रुप है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो अल्फा कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन और एक कोई अल्काइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप दूसरा समूह इसके अंदर हो सकता है। और हमें मालूम है कि एमिनो एसिड एक दूसरे से इस जो समूह है अल्काइल समूह, उसके या फिर ये प्रतिस्थापित जो भी होगा उसके नेचर के ऊपर, उसकी प्रकृति के ऊपर एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से भिन्न होते हैं। अब देखिए कि द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो इक्विलिब्रियम है जिसमें आप देख सकते हैं ये डाइपोलर आयन है, अगर माध्यम को न्यूट्रल रखा जाए तो पीएच उसका न्यूट्रल हो तो डाइपोलर आयन होगा, जिसमें जो COOH का जो H प्रोटॉन है वो NH2 के पास चला जाता है और आप देख सकते हैं कि वो NH3+ और COO माइनस, इस तरह से दो आयंस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो और इस तरह के आयन को डाइपोलर आयन कहा जाता है। इस रूप में एमिनो एसिड माध्यम में या सॉल्यूशन में या मीडियम में स्थित रहता है, सिस्टम में रहता है। लेकिन जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H+ है और इस दिशा में एरो है, ये जो ऊपर वाला एरो इक्विलिब्रियम का है, तो यानी अगर माध्यम H+ यानी एसिडिक हो तो ये जो प्रोटॉन है वो COO- में आके जुड़ता है और इस तरह से हमें कॉन्जुगेट एसिड जो उसका फॉर्म है एमिनो एसिड का वो हमें प्राप्त होता है। आप देखें कि जो NH3+ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और ये जो H+ है वो COO- पर जाके जुड़ता है और इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब H प्रोटॉन जो है इस से निकाल दिया जाता है, यानी यहाँ जो माध्यम होगा वो बेसिक माध्यम है, इधर का माध्यम अगर एसिडिक है तो हमें कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, और बेसिक माध्यम होगा यानी प्रोटॉन का निष्कासन होगा तो वो प्रोटॉन जो है NH3+ से निष्कासित होता है और इस तरह से कॉन्जुगेट बेस हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। एमिनो एसिड के का जो ये रूप है वो बेसिक माध्यम में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रोटॉन निकला लेकिन COO- अपनी जगह पे स्थिर रहा, तो इस तरह से ये एक बेसिक स्पीशीज़ है। बेसिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पर एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये प्रोटॉन दाता की तरह कार्य करता है और ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह या प्रोटॉन आकर्षक की तरह कार्य करता है, इसलिए ये बेस कहलाता है। और ये क्योंकि डाइपोलर आयन से मिला तो ये कॉन्जुगेट संयुग्मित बेस और ये संयुग्मित अम्ल, संयुग्मित क्षार, संयुग्मित अम्ल की तरह ये दोनों स्पीशीज कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कि माध्यम अलग अलग है, ये एसिडिक माध्यम में है और ये बेसिक या क्षारीय माध्यम में कॉन्जुगेट बेस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका अर्थ ये है कि द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो कौन सा स्पीशीज ज़्यादा होगा, ये कि ये कि ये, तो यानी डाइपोलर आयन ज़्यादा होगा, कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा होगा या कॉन्जुगेट बेस की मात्रा ज़्यादा होगी। वो निर्भर करता है कि माध्यम का पीएच क्या होगा। क्या एसिडिक माध्यम है तो कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा होगा, बेसिक माध्यम है तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगा, न्यूट्रल माध्यम है तो ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। इन बेसिक मीडियम द कॉन्जुगेट बेस प्रीडोमिनेट्स। अगर क्षारीय माध्यम है तो कॉन्जुगेट बेस की मात्रा ज़्यादा होगी। इन एसिडिक सॉल्यूशन कॉन्जुगेट एसिड प्रीडोमिनेट्स। अगर अम्लीय माध्यम है तो उसमें जो संयुग्मित अम्ल है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। इन ईच एमिनो एसिड देयर इज़ अ पर्टिकुलर पीएच एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइपोलर आयन इज मैक्सिमम। प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए एक खास पीएच का वैल्यू ऐसा होता है जिस पर डाइपोलर आयन यानी ज्विटर आयन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सिंस द नेट चार्ज इज ज़ीरो
सो द एमिनो एसिड इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि किसी भी एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल में उसके डाइपोलर आयन में कुल जो चार्ज है, कुल आवेश है, वह ज़ीरो होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये +1 और -1 दोनों को मिलाकर टोटल ज़ीरो। तो इसीलिए जो एमिनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है, और एमिनो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर टोटल कुल आवेश कुछ भी नहीं है। अंडर सच कंडीशन, इन हालातों में, इफ एमिनो acid is kept in an electrical field, it does not migrate towards any electrode. देखिए, जब एमिनो एसिड जो है डाइपोलर आयन के रूप में स्थित होता है किसी माध्यम के अंदर, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे एमिनो एसिड को रखते हैं, तो ये जो एमिनो एसिड है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर, यानी वो कैथोड या एनोड की ओर माइग्रेट नहीं करता, की ओर आकर्षित नहीं होता, विस्थापित उनकी ओर नहीं होता, उनकी ओर नहीं जाता। तो उसका मतलब जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज़ है, जो कि डाइपोलर आयन है, अगर ये अधिक मात्रा में है और उसको, इसके विलयन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए, वैद्युत फील्ड में रखा जाए, के माध्यम में रखा जाए, तो ऐसे में ये किसी भी इलेक्ट्रोड यानी कैथोड या एनोड की ओर ये आकर्षित नहीं होगा, उनकी ओर नहीं मूवमेंट करेगा या विस्थापित नहीं होगा। द pH at which there is no migration of amino acid in the electric field is called as isoelectric point. जिस pH पर जो एमिनो एसिड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत के फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेशन नहीं करता, बिल्कुल कहीं और उसका माइग्रेशन नहीं होता, उस पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्यों माइग्रेशन नहीं होता? क्योंकि डाइपोलर आयन के रूप में वो रहता है, और इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। कुल मिला के ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ना तो वो कैथोड की ओर और ना एनोड की ओर वो आकर्षित होता है, तो इसका कोई मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस पीएच का मान, उस पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पर एमिनो एसिड जो कि डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन के रूप में होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बावजूद भी किसी भी इलेक्ट्रोड या कैथोड या एनोड हो उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, वहाँ माइग्रेट या विस्थापित नहीं होता। मोनो एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक यानी जिसमें एक ही NH2 ग्रुप हो और एक ही COOH ग्रुप हो, तो मोनो एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैव 2 pKa वैल्यूज़, 2 pK वैल्यूज़ होते हैं। One as acid when titrated with base, another as base when titrated with an acid. इसके 2 pK वैल्यूज़ होते हैं। ये pK वैल्यू, पहला एक ऐसा pK वैल्यू जो कि एसिड के रूप में वो कार्य करे, और दूसरा जब वो बेस के रूप में कार्य करे। एसिड के रूप में कार्य करे यानी जब उसका हम बेस के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो एसिड के रूप में कार्य करे, और दूसरा पीके वैल्यू जब उसका हम एसिड के साथ टाइट्रेशन करें और वह एक बेस की तरह कार्य करे। क्योंकि पीएच के ऊपर निर्भर करता है कि वो एसिड के रूप में होगा या बेस के रूप में होगा, जो कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा हुआ है। देखिए, जब अम्लीय माध्यम हो तो वो कॉन्जुगेट एसिड की तरह कार्य करेगा, क्षारीय माध्यम हो तो वो कॉन्जुगेट बेस की तरह कार्य करेगा, यानी यहाँ बेस की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ एसिड की तरह कार्य ये कर रहा है। तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमने माध्यम कौन सा रखा है, उसका पीएच कितना है, और टाइट्रेशन हम किसके साथ कर रहे हैं। तो 2 pK वैल्यूज होंगे, एक एसिड की तरह और एक बेस की तरह। इफ ज्विटर आयोनिक और डाइपोलर एमिनो एसिड, जो डाइपोलर एमिनो एसिड जिसका दूसरा नाम ज्विटर आयन होता है, जो इस रूप में रहता है, यहाँ पर हमने जो CHR है उसकी जगह सीधे सिर्फ Z लिख के
जेड लिखा हुआ है। तो एमिनो एसिड को हमने इस प्रकार से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमें ये जो निम्न इक्विलिब्रियम है वो प्राप्त होता है, निम्न साम्य प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए कि ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह कार्य कर रहा है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। और ये एसिड की तरह कार्य कर रहा है तो प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन अगर निकल जाता है तो डाइपोलर आयन ये बन जाता है। उसी तरह से ये इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं, ये डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन है। उसी तरह से ये डाइपोलर आयन जो है वह अगर प्रोटॉन का निष्कासन करता है तो फिर वो कॉन्जुगेट बेस की तरह, ये कॉन्जुगेट बेस इसका बन गया। या आप कह सकते हैं ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसने अम्ल एसिडिक एसिड या प्रोटॉन को ग्रहण किया और NH3 में ये NH3 प्लस में ही चेंज हो गया। तो ये दो इक्विलिब्रियम जिसमें कॉन्जुगेट बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे और कॉन्जुगेट एसिड जो है वो प्रोटॉन दे, तो इस रूप में प्रोटॉन के रूप में अगर इस इक्विलिब्रियम प्रोटॉन के नज़रिए से या प्रोटॉन के विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के अनुसार अगर इस इक्विलिब्रियम को लिखा जाए तो ये दो इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही ये दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और ये प्रोटॉन यहाँ पर उनके अनुसार इन दोनों इक्विलिब्रियम को लिखा गया है। तो K1 अगर हमने इसको माना है तो इसमें आप देख सकते हैं K1 में जो प्रोडक्ट है वो है डाइपोलर आयन और प्रोटॉन, जो कि उनके कंसंट्रेशंस को ऊपर लिखा गया है। और जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका वो रिएक्टेंट के रूप में हो तो उसका कंसंट्रेशन नीचे लिखा गया है। इसी तरह से अगर K2 इसका मान है तो इस केस में आप देख सकते हैं कि K2 के लिए CB और प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ऊपर होगा, क्योंकि ये फाइनल के रूप में माना गया है और ये इनिशियल है, तो फिर इसका जो कंसंट्रेशन है वो इधर आ गया है, नीचे लिखा गया है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको ऊपर रख रहे हैं और जो रिएक्टेंट फॉर्म होता है उसको नीचे रख रहे हैं। सेम इसके लिए हमने यहाँ पर किया है। आप देखिए CA का कंसंट्रेशन और CB का कंसंट्रेशन हमने इस इक्वेशन में से निकाला। इसके लिए CA इधर चला जाएगा और ये जो K1 है वो इधर नीचे आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप में CB का और CA का, CB और CA का जो कंसंट्रेशन है वो इससे यहाँ पर ये प्राप्त होगा और इससे यहाँ प्राप्त होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जब हम CB का कंसंट्रेशन यहाँ निकालते हैं तो K2 के साथ मल्टीप्लाई होगा DI यानी डाइपोलर आयन का कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता, और H प्लस जो है वो नीचे चला जाएगा, जो कि यहाँ पर आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका देखा है। तो इस तरह से हमको CA और CB के कंसंट्रेशन का मान हमको प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे CA और CB का कंसंट्रेशन सेम होता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो कंसंट्रेशन वो सेम होगा, क्योंकि जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज उनका जो की जो मात्रा है वो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाले जो स्लाइड में आपने देखा कि जो CA है उसके कॉन्जुगेट एसिड है एमिनो एसिड का, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और जो CB है उसके ऊपर माइनस चार्ज है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम नेक्स्ट स्लाइड को फिर दोबारा समझ लेते हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में CA और CB का कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता एक जैसी होगी, ताकि टोटल चार्ज जितना जितना माइनस हो उतना ही प्लस हो और टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो हो। तो CA जो है देखिए CA यहाँ पर CA के ऊपर प्लस चार्ज है NH3 प्लस, और जो CB है वो बेस, उसके ऊपर माइनस चार्ज है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक बार और। अम, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस pH पर
जो है पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव आवेश उतने ही नेगेटिव आवेश, ताकि नेट चार्ज हो ज़ीरो। सो इसीलिए सी ए और सी बी का कंसंट्रेशन सेम होता है। अगर सी ए और सी बी का कंसंट्रेशन सेम है तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने इससे पहले वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया था। वो आपने देखा था सी ए का मान क्या है और सी बी का मान क्या है, इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा है उसी को हमने यहाँ पर पिकअप किया है। देखिए, सी ए का मान ये है और सी बी का मान ये है, तो उसको हमने लिया है एसिड सी ए प्लस चार्ज, सी बी उसके ऊपर जो है माइनस चार्ज। तो इन सब बातों को ही नेक्स्ट स्लाइड में हमने कैरी फॉरवर्ड किया है नोट्स बनाते वक्त। आप इसको पॉज करके और इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू कीजिएगा। ये मेरे दूसरे स्लाइड में हो गया, क्योंकि एक स्लाइड में ये इसका जो साइज़ होता वो छोटा होता तो देखने में दिक्कत होती। तो कुल मिला के हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे डाइपोलर आयन का मैक्सिमम होगा कंसंट्रेशन, और दूसरा ये है कि सी और सी बी का कंसंट्रेशन जो है बराबर होगा। तो इस इक्वेशन पर हम आके पहुँचते हैं। यहाँ आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं K1 और K2 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इस इक्वेशन तक पहुँचते हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक, देखिए आई इसलिए लिखा हुआ है, आई यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो पीएच है वो उसका मान यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका हम माइनस लॉग नेगेटिव लॉग लें तो वो ये जो पावर है वो नीचे यहाँ पर 2p आएगा। माइनस लॉग हमने इसका लिया तो जो 2 है एक्सपोनेंट है वो सामने कोफिशिएंट बन के आ जाता है। और इसी तरह से क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लस साइन आएगा, और PK1 और PK2 आपस में प्लस हो रहे हैं क्योंकि हमने पूरे का नेगेटिव लॉग इस इक्वेशन के दोनों साइड का लिया। और अगर फिर उसका मतलब अगर हम कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पीएच क्या होगा ये अगर हम जानना चाहें तो इस 2 को इन दोनों के नीचे यहाँ पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए PK1 और PK2 से वो डिवाइड हो गया। आपको ध्यान होगा जब हमने एमिनो एसिड पढ़ा था उसमें हमने पीके वैल्यूज़ पढ़े थे और उसमें पीआई वैल्यूज़ भी थे। तो वो जो पीआई वैल्यूज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के वैल्यूज़ थे, और वो पीके जो एसिड दो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट से एमिनो एसिड के एज एन एसिड और एज अ बेस, उन दोनों के को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 से इसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ को दिखाया गया है। पहले इस स्लाइड को हम देख लेते हैं। देखिए ये एमिनो एसिड है और इसके 2 पीके वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको ये वैल्यू पीआई यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरह से आप किसी भी जो एमिनो एसिड्स को ले लीजिए और उनके जो पीके वैल्यूज़ हैं दोनों, और उनको अगर आप ऐड अप करें और डिवाइड बाय 2 करें, उसको भाग दें, दोनों को जोड़ लें और उसको 2 से भाग दें, तो आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पीएच का वैल्यू है वो मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। देखिए जैसे एलानीन है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अभी हमने इससे पहले वाले जो स्लाइड है उसमें हमने देखा था 6.0 है, और उसका पीके वैल्यूज़ जो हैं वो 2.3 और 9.7 है। और हम देख सकते हैं कि उन दोनों को अगर हाफ ऐड करके हाफ किया गया तो 6.0 आया है। अगर हमने ये ग्राफ लिया है और हमने टाइट्रेशन किया है OH हाइड्रोक्साइड आयन के साथ या एल्कली के साथ इसको टाइट्रेट किया है, या आप कह सकते हैं ये देखिए इस साइड में जो है वो पीएच है, इसमें OH का कंसंट्रेशन है, एल्कली का कंसंट्रेशन इधर से, और पीएच हमने इस एक्सिस पे लिया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो आप देखिए एलानीन को हमने लिया, एलानीन में CH3 ग्रुप होता है, यहाँ पर CH होता है, ये आपको मालूम है। और अल्फ़ा जो कार्बन है उस पर CH3 ग्रुप होता है, तो वो एलानीन
एमिनो एसिड है, और जो डाइपोलर आयन एलानिन का है वो इस प्रकार से होगा, जिसमें ज्विटर आयनिक फॉर्म जिसे आप कहते हैं, NH3+ और COO-, और ये रहा CH3। जब हमने एसिडिक मीडियम किया, देखिए एसिडिक मीडियम हमने किया और एरो इधर की ओर गया, तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये COOH के फॉर्म में होगा। और उसी तरह से अगर हमने बेसिक मीडियम किया, तो आप देख सकते हैं ये एरो का निशान ऊपर वाला यहाँ की तरफ है, तो हम बेसिक मीडियम में आप देख सकते हैं कि ये COO- के रूप में रहता है, एनायनिक फॉर्म में रहता है, और एसिडिक मीडियम में ये कैटायनिक फॉर्म में रहता है। इसी कैटायनिक फॉर्म को अगर हमने एल्कली के साथ या बेस के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में आया है। आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर जो तीर का निशान है इस प्रकार से है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप देखते हैं कि यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं इस वाले फॉर्म से, जब हमने एक बेस का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बेस का जो ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, एमिनो एसिड के सॉल्यूशन के अंदर, अगर हमने इस पीएच के साथ, जहाँ पीएच कम है यानी एसिडिक पीएच है, ये देखिए ये एसिडिक पीएच है, यहाँ तीर का निशान जा रहा है डाइपोलर आयन से, तो अम्लीय पीएच में, एसिडिक पीएच में ये कैटायनिक फॉर्म में रहेगा। इस अम्लीय पीएच में ये कैटायनिक फॉर्म में रहेगा। और ये देखिए तीर का निशान यहाँ ज्विटर आयन से गया, इधर की तरफ गया। अब इसमें जैसे जैसे हम एल्कली डालेंगे, तो ये जो है वो COO- में परिवर्तित होता जाएगा। यानी जैसे एल्कली डालेंगे, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और COO- में परिवर्तित हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब पीएच कम है यानी अम्लीय माध्यम है, तो ये फॉर्म होगा, ये रहा ये फॉर्म। हमने एल्कली डाला, क्षार डाला, और क्षार डालते ही इसका पीएच बढ़ने लगा, आप देख सकते हैं। और बढ़ते बढ़ते क्षार डालते ही, और आप एक पीएच पे देखिए, यहाँ 0 पीएच से ये 2 पीएच पे आया, और क्षार डाला हमने यहाँ, तो ये 6 पीएच पे आया, और 6 पीएच पे जो है आप देख सकते हैं कि इसका ज्विटर आयनिक फॉर्म ये रहा। 6 पीएच से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहता है। उसके बाद हमने और क्षार डाला, देखिए डालते चले गए, तो पीएच इसका, ये पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ता जा रहा है, 8 पे आया, फिर पीएच 10 पे आया, और 10 ये रहा 10 पे आया। 10 पे पीएच अगर आता है तो ये देखिए 9.6, जो 9.7 इसका पीके वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्म है एमिनो एसिड का, वो एनायनिक फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने एल्कली और डाला, ज्विटर आयन से ये एनायनिक फॉर्म में आ गया। तो ये रहा ज्विटर आयन, और ज्विटर आयन से ये एलानिन जो है वो एनायनिक फॉर्म में आ गया ज़्यादा एल्कली डालने पर। तो ये देखिए एल्कली डाला जा रहा है, वो इस और इस तीर का निशान है, ये फॉर्म ये रहा। तो उसका मतलब एसिडिक पीएच में ये रहा फॉर्म, ये एक पीएच, न्यूट्रल पीएच पे ये ज्विटर फॉर्म, और बहुत ज़्यादा बेसिक पीएच पे ये एनायनिक फॉर्म। तो इस प्रकार से जो है टाइट्रेशन के द्वारा भी हम इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझ सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ टोटल चार्ज 0 है, और ये स्पीशीज़ भी अगर माध्यम में उपस्थित होते हैं, तो इनकी मात्रा भी इन दोनों के आपस में बराबर होती है, ताकि इसका प्लस चार्ज जितनी गिनती में है उतनी ही गिनती में माइनस चार्ज होगा, वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे। और ये जो ज्विटर आयन फॉर्म या डाइपोलर आयन है, उसमें भी जितना प्लस है उतना माइनस है, वो आपस में न्यूट्रल कर लेंगे। टोटल जो चार्ज है एमिनो एसिड का, वो 0 होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट या विस्थापित किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो ये खास बात है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का। तो आइए देखते हैं, ये तो लिस्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की ये जो लिस्ट है, और अलग 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 जो एमिनो एसिड्स हैं उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े
भिन्न है। आइए अब हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन एट डिफरेंट पीएच, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन इज यूज्ड। तो हेंडरसन हेसलबर्ग जो इक्वेशन है उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम ये रहा इक्वेशन, ताकि हम ये पता कर सकें कि डिफरेंट पीएच में, अलग अलग पीएच में किसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड के, एमिनो एसिड के जलीय विलयन के अलग अलग पीएच पर किसका कंसंट्रेशन कितना है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का कितना है या आयनिक स्पीशीज़ का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर एमिनो एसिड को हमने HA माना है, इसका कॉन्जुगेट बेस A- माना है, तो जब जो एसिड है और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसका कंसंट्रेशन अगर एक समान हो जाता है तो पीएच जो है वो pKa बराबर होगा। और इस प्रकार से हम डिफरेंट पीएच पर हम pKa वैल्यू के द्वारा हम इनके आयंस के जो कंसंट्रेशन है उनको अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हेंडरसन हेसलबर्ग रिएक्शन इक्वेशन के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो आज आपको मैटर समझाया गया है उसका नोट्स आप आराम से बना लेंगे, आपको समझ में आई होगी ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।